VSEPR थ्योरी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम पढ़ने वाले हैं VSEPR थ्योरी पार्ट 2, जिसकी फुल फॉर्म होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। पार्ट 1 में हमने इसके बेसिक को डिस्कस कर लिया था और पार्ट 2 में आज हम इस थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक VSEPR थ्योरी। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हो सकता है आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूं, ऐसा भी हो सकता है कि एक और पार्ट बनाना पड़ जाए, लेकिन हद से हद 2 पार्ट बनेंगे या इसी पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी, इससे ज्यादा पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो भाई वी क्या है आज का टॉपिक? देखो आज का टॉपिक है हमारा VSEPR पार्ट 2। चलो सर, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो मिस मत करना। अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो। और भाई इसके जो जो पॉइंट लिखो उनको नोट करते रहिएगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट पॉइंट नोट करवाऊंगा आपको। ठीक है, केवल समझाने के उद्देश्य से। चलो तो देखो यहाँ पर VSEPR पार्ट 2 में हम लोग फर्स्ट पॉइंट है हमारा। देखो दो चीज होती हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ये दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ा दी होंगी प्रीवियस लेक्चर में कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या होते हैं। देखो बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। और जो खाली पड़े हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोन पेयर बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। चलो जी, तो अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। देखिए आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है। मतलब सर देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इस पर भी निगेटिव चार्ज है, इस पर भी निगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं इन दोनों को पास में रखूंगा तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी आपस में आकर्षित करते हैं। लेकिन ये तो माइनस माइनस है, दोनों अपोजिट चार्ज है, सॉरी दोनों सेम नेचर के चार्ज है। तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। चलो तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपस में दूर भगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर मैं अगर मैं अगर मैं भाई अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन रखूं, 2 ये रख दिए, एक पेयर तो ये हो गया, और 2 ये रख दिए, एक पेयर ये हो गया। अगर मैं इस वाले पेयर को और इस वाले पेयर को पास रखूं तो क्या होगा? ये दोनों भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन ही, यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी निगेटिव। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको VSEPR के पहले पॉइंट में कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, वो युग्म आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ आप देख भी रहे होंगे, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे को ऐसे दूर भगाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं तो जाहिर सी बात है दो इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, तो VSEPR का पहला पॉइंट यही है कि लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन युग्म परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 2 पेयर अगर आप लोगे इलेक्ट्रॉन के, तो वो आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब ये इस प्रकार के जो डायग्राम है ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे कि बुक्स में दिखा रखा है। केवल आपके माइंड की इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूं, और कुछ नहीं है बस। तो यहां पर पहला पॉइंट हो गया। चलिए सर, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट है रिपल्सन रिपल्सन ऑर्डर। देखिए रिपल्सन ऑर्डर में एक चीज नोट करिए, लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। इस चीज को नोट करिए, ये रिपल्सन का ऑर्डर होता है। ठीक है भाई, देखो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है, ये जो मैंने साइन लगाया है ना, ये इस तरीके का डबल हेडेड एरो, देखिए इसका मतलब है रिपल्सन। इसको मैंने यहाँ रिपल्सन के लिए दिखाया है। जो लोन पेयर, अगर मैं 2 लोन पेयर में रिपल्सन देखूं तो वो एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर के रिपल्सन से ज्यादा होगा, और ये वाला रिपल्सन 2 बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से ज्यादा होगा। समझो बात को। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, एक ये लोन पेयर हो गया और एक ये लोन पेयर हो गया।
तो जो इनके बीच में रिपल्सन लगेगा वो रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, वो रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलो जी, सबसे ज्यादा रिपल्सन वही होता है। अगर मैं ये बॉन्ड पेयर मान लो, ये बॉन्ड पेयर है और ये एक लोन पेयर है, तो इनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो लोन पेयर रिपल्सन से थोड़ा कम होगा। क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं, मान लो दो बॉन्ड पेयर है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इनके बीच में जो रिपल्सन लगेगा वो सबसे ही कम होगा। इसलिए ऑर्डर यहाँ पर लगाया गया है, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा है, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, और फिर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। ठीक है, तो ये तरीका होता है। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में या लॉन्ग आंसर टाइप में, सॉरी ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा भी जा सकता है। चलिए, तो अब देखो ये वाले जो टॉपिक्स है, ये दूसरा पॉइंट है, आईआईटी जेईई नीट वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरत पड़ती है। चलो जी, अब हम पार्ट थर्ड को डिस्कस करते हैं। पार्ट थर्ड, देखो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो। मतलब मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो दो कंडीशन बन सकती है। उस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हो, या ऐसा हो सकता है उस मॉलिक्यूल के अंदर केवल बॉन्ड पेयर है, केवल बॉन्ड पेयर। ऐसा कभी नहीं होगा, देखो ये वाली कंडीशन भी पॉसिबल है और ये वाली कंडीशन भी पॉसिबल है। ऐसा कभी नहीं होगा कि केवल लोन पेयर हो, ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं होती। तो या तो ऐसा होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों होंगे, या ऐसा होगा केवल बॉन्ड पेयर हो, ये कंडीशन नहीं बनेगी। अब यहां पर हम देखेंगे जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जिसमें दोनों हो, ऐसा कंपाउंड कौन सा है। देखिए अमोनिया जो है हमारे पास, अमोनिया एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। ठीक है, कैसे? देखो ऐसे, देखो बॉन्ड पेयर भी है और एक लोन पेयर भी यहाँ पर बचा हुआ होता है। और जो CH4 है, CH4 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें केवल बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। अब देखो मैंने आपको पहली वीडियो में पता नहीं बताया था, नहीं अब बता रहा हूं कि मॉलिक्यूल के अंदर दो चीज होती है, एक तो शेप और एक ज्योमेट्री। एक तो शेप और एक ज्योमेट्री। देखिए अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के लिए हम दो चीजों को डिफाइन करते हैं। किसी मॉलिक्यूल के लिए हम दो चीज को डिफाइन करते हैं, एक तो शेप को और एक ज्योमेट्री को। जो शेप का मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है आकृति, और जो ज्योमेट्री का मीनिंग होता है वो होता है ज्यामिति। तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम दो चीज को डिफाइन करेंगे, शेप को और ज्योमेट्री को। चलिए मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल है AB2, कुछ भी करके मान लिया आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, या फिर छोड़िए, बस एक सिंपल सी बात ध्यान रखिए फोर्थ पॉइंट में, जो किसी मॉलिक्यूल की शेप होती है, सॉरी ज्योमेट्री, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है? ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड पेयर पर भी और उस मॉलिक्यूल के लोन पेयर पर, दोनों पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और जो शेप होती है, शेप डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर। शेप कभी भी लोन पेयर पर डिपेंड नहीं करती, शेप केवल हमेशा बॉन्ड पेयर पर ही डिपेंड करेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो जो ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। जो हमारी ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों पर डिपेंड करती है, और जो शेप होती है, जो उसकी आकृति होती है, वो हमेशा केवल बॉन्ड पेयर पर ही डिपेंड करती है। चलो जी, और एक बात और ध्यान रखिए, फॉर ज्योमेट्री ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज ए डायरेक्ट सॉल्यूशन। समझे होंगे आप टॉपिक को। फॉर ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज अ डायरेक्ट सॉल्यूशन। ये वाली लाइन कहीं पर नहीं है, मैं बता रहा हूं। देखिए किसी भी, देखो इस लाइन को अलग अलग टीचर्स, अलग अलग गाइड अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फॉर ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज अ डायरेक्ट सॉल्यूशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन है। मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है
और आपको उसकी ज्योमेट्री निकालनी है, तो क्या कीजिए, डायरेक्ट उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, उससे आपसे डायरेक्ट ज्योमेट्री निकल जाएगी। क्लियर है? देखो ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों पर डिपेंड करती है, ये बात तो ध्यान रखनी है, लेकिन ज्योमेट्री को डायरेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सीधा सा उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल देना है उस मॉलिक्यूल में जो एटम है उसका। ठीक है, चलो तो यहां पर अब मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। यहां पर देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 sp3 sp3d और sp3d2, ये मेन हाइब्रिडाइजेशन है, इनके लिए बता रहा हूं। अगर sp होगा तो जो आपकी ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री के लिए बताएंगे, देखो ज्योमेट्री होगी यहां पर हमेशा लीनियर। कैसी होगी? लीनियर होगी भैया। चलो sp2 के लिए देखिए, sp2 के लिए कैसी होगी? ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 के लिए कैसी होगी? टेट्रा हेड्रल, टेट्रा हेड्रल। sp3d के लिए कैसी होगी? ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, देखो ये P है, P और ये B है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। और sp3d2 के लिए कैसी होगी? ओक्टाहेड्रल। कैसी होगी भाई? ओक्टाहेड्रल होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपको ज्योमेट्री निकालनी है तो डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण निकाल दीजिए। sp होगा तो लीनियर होगी, sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगी, sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, और अगर sp3d2 होगा तो ओक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, और एक बात को और ध्यान रखना यहाँ पर, देखो एक बात को आपको यहाँ पर और ध्यान रखना पड़ेगा ज्योमेट्री के लिए। देखो ये जो मैंने आपको बताया है कि जो ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक डायरेक्ट सॉल्यूशन है, तो ये आपको शेप पर अप्लाई नहीं करना है। मॉलिक्यूल की शेप निकालना बताऊंगा, लेकिन अभी ज्योमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री के लिए समझो, ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों पर डिपेंड करती है, और जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना जरूरी होता है। क्लियर बात? चलिए अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं शेप के ऊपर। तो यहां पर हम शेप के लिए देखेंगे थोड़ा सा एक बार। देखिए शायद पांचवा पॉइंट है, चौथा, चलो फोर्थ कर लेते हैं, फोर्थ होगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में हम मान के चलते हैं इसमें बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। देखो कोई मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के लिए दो कंडीशंस बनती हैं। एक तो बनती है उसमें बॉन्ड पेयर भी हो और लोन पेयर भी हो। एक कंडीशन बनती है उसमें केवल बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर हो जीरो। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। किसी मॉलिक्यूल में दो कंडीशन बनती है, उसमें बॉन्ड पेयर भी हो लोन पेयर भी हो, या फिर कंडीशन बनती है उसमें केवल बॉन्ड पेयर हो लोन पेयर ना हो, जीरो हो मतलब लोन पेयर। देखिए ये जिस चार्ट के माध्यम से, जिस लैंग्वेज में आपको मैं लिखवाता हूँ बोर्ड में, मतलब सॉरी आपके एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, वहां पर आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जो भी होगी उसमें लिखना है। कॉन्सेप्ट आप यही लिखिएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस मैं इस वे को फॉलो कर रहा हूँ आपको, क्योंकि इसको समझने में आपको आसानी होगी इसलिए। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट लैंग्वेज लिखने लगूं तो आपको बोरिंग लगेगी क्लास। तो मॉलिक्यूल जो होगी, मॉलिक्यूल के लिए दो कंडीशन होती है, बॉन्ड पेयर भी हो लोन पेयर भी हो, और एक कंडीशन होती है केवल बॉन्ड पेयर हो लोन पेयर ना हो। तो अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों है, अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों है तो ज्योमेट्री अलग होगी। तो जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप, ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप। लेकिन अगर उसमें केवल बॉन्ड पेयर है लोन पेयर है ही नहीं, तो ध्यान रखना, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? अगर कोई मॉलिक्यूल है दो कंडीशन बनेंगी, ये वाली कंडीशन है तो ये वाला सॉल्यूशन होगा, और अगर ये कंडीशन है लोन पेयर है ही नहीं तो ज्योमेट्री ही शेप होगी, जो ज्योमेट्री है वो ही शेप होगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल की शेप्स को निकालना। देखिए VSEPR थ्योरी का पार्ट 2 था, पार्ट 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे। वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल की शेप को कैसे निकाला जाएगा। मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, बहुत बड़ी सी टेबल होगी, उसमें आप ये सब चीजें समझ जाओगे। तो आज मैंने आपको जो भी बताया है उसका आप लोग नोट्स बनाइएगा और उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियो से मतलब ऐसा नहीं आप वीडियो को मिस कर जाओगे। और एक एक बात ये भी होगी कि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, जिससे मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे पाऊं और अच्छा कंटेंट आपके लिए बना पाऊं। ठीक है, अगर क्योंकि आप सब्सक्राइब और लाइक्स नहीं करोगे वीडियो को तो मुझे मतलब सपोर्ट, मुझे एक प्रोत्साहन उत्साह नहीं मिलेगा और मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, मतलब थोड़ा उत्साह गिर जाएगा। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स में डाउट को पूछोगे तो उससे मुझे उत्साह मिलेगा कि हाँ आप लोग वीडियो में इंटरेस्ट रख रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।